बहुत इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन साइटोकाइनिन में हम लोग अब पढ़ेंगे इसकी बायोसिंथेसिस, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, होम्योस्टैसिस साइटोकाइनिन की क्या होती है, और बेसिकली इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। क्योंकि साइटोकाइनिन का नाम ही साइटोकाइनेसिस से पड़ा है, जिसका मतलब होता है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बायोसिंथेसिस देखते हैं। तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस आप देख रहे हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस में ये AMP है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बायोसिंथेसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपको बताया था कि 5 कार्बन एटम का क्या बनता है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। या फिर यहाँ पे इसकी जगह पे एक और मॉलिक्यूल हो सकता है DMAPP, आपको इसका भी नाम याद होगा, क्या था, डाई मिथाइल एलाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो ये लीजिए या ये मिलके क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसोपेंटेनिल एडेनोसिन 5 फॉस्फेट, ठीक। तो यहाँ पे होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज। आइसोपेंटेनिल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है कि इस तरह से बनाता है आइसोपेंटेनिल एडेनोसिन फॉस्फेट। और इसके बाद यहाँ पे कुछ एंजाइम आते हैं, वो एंजाइम जैसे कि सपोज कोई हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा, वो फिर क्या करेगा कि यहाँ पे इस तरह से रिमूवल देखिए हो रहा है और फिर बन जाएगा G18। और G18 क्या है, G18 एक नेचुरल साइटोकाइनिन है, ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन है। और इसके बाद एडेनिन भी बन सकता है, IP, ये भी एक साइटोकाइनिन है, ठीक। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। या फिर बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि ATP ADP मिले, DMAP मिले, ठीक है। फिर इसके बाद ये कौन सा एंजाइम है, आइसोपेंटेनिल ट्रांसफेरेज, या जिसको हम लोग बोलते हैं IPT। ये इंपॉर्टेंट है कि IPT की प्रेजेंस में क्या बनता है, आइसोपेंटेनिल एडेनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, और फिर हाइड्रोलेज एंजाइम आता है और G18 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी सिंथेसिस बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें AMP का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको मिल ही जाएगा। आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट है, वो भी प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के थ्रू ये सब कंपोनेंट बनते ही हैं। तो इस तरह से इसकी सिंथेसिस हो जाती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये साइटोकाइनिन होता है, इस साइटोकाइनिन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसको मेटाबोलाइज कैसे किया जाए, तो इसकी सिंथेसिस रूट में होती है। आपको पता है साइटोकाइनिन की सिंथेसिस हमने आपको ऑलरेडी बताया है कहाँ होती है, रूट में, और फिर जाइलम के थ्रू ये कहाँ पहुँचता है, शूट में। क्योंकि इसका मेजर फंक्शन कहाँ पे है, सेल डिवीज़न में। और सेल डिवीज़न जैसे प्लांट जब आपको डेंस दिखता है तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको समझना है कि कैसे मेटाबोलाइज होता है। ये IPA, ये क्या है, ये एक मीन सपोज साइटोकाइनिन है, ठीक। अब इसके बाद ये साइटोकाइनिन एडेनोसिन में चेंज हो सकता है, एडेनोसिन से फिर एडेनिन में चेंज हो सकता है, यहाँ बीच में एडेनिन भी बन सकता है। एडेनिन के बाद ये हाइपोजेंथिन बना सकता है, हाइपोजेंथिन के बाद जेंथिन बनाएगा, यूरिक एसिड में चेंज होगा और यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये, या फिर दूसरा पाथवे क्या है, राइबोसिल G18 में चेंज हो जाए, कॉन्जुगेट्स बना ले, या फिर डाई हाइड्रोक्सी राइबोसिल G18 बना ले। तो इस तरीके से, और फिर ये राइबोसिल G18 है ये एडेनोसिन में चेंज हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से जो सिंथेसिस हुआ है साइटोकाइनिन वो यूरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसके बाद, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट से सिंथेसिस इसकी शुरुआत होती है। तो ये आपको पता है कि आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट कैसे बनते हैं, मेवेलोनिक एसिड पाथवे से, हमने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बताया था। अब दूसरी चीज क्या होती है कि एक डायरेक्ट एंजाइम होता है। सपोज कि ये क्या है, ये IP एक साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन। इस साइटोकाइनिन को अगर साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज डायरेक्टली आ जाए तो एडेनिन, एडेनोसिन और आइसोपेंटेनॉल बना देगा। और मीन्स की एक तरीके से क्या होगा, इसका मेटाबोलाइज हो गया, डिग्रेड हो गया। साइटोकाइनिन की सिंथेसिस कहाँ होती है, रूट में। ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, शूट में। इंडोजीनस साइटोकाइनिन मेंटेन बाय सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। कैसे इंडोजीनस क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट जो सिंथेसिस वाले कंपोनेंट है वो सब ऑलरेडी प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो सिंथेसिस तो होती रहेगी। लेकिन क्योंकि साइटोकाइनिन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, वो कोई उसकी एक्सेस में अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इतना ज़्यादा बना के भी क्या, तो किस तरह से उसको
कब डिग्रेड कैसे किया जाता है, कैसे सिंथेसिस किया जाता है, तो डिग्रेडेशन प्रोसेस भी उसका इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से जब अगर साइटोकाइनिन बन जाए तो वो यूरिया में कैसे चेंज हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद साइटोकाइनिन का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बैलेंस करना, ठीक है, किसी भी चीज को बैलेंस करना, आप कह सकते हैं बैलेंस या इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, कि उसको मेंटेन किया जाए। होम्योस्टेसिस का मतलब बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम, उसके ही अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई चीज घटा बढ़ा दे, नहीं, अपने ही ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी सिस्टम अपने आप को बैलेंस या इक्विलिब्रेट करता है विद इन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो जैसे कि साइटोकाइनिन है, अब ये साइटोकाइनिन का लेवल इनसाइड टिश्यू, ये टिश्यू कोई है, इस टिश्यू में साइटोकाइनिन का कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा, सिंथेसिस होगी तो साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्जुगेशन बनेंगे तो साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट हो गया तो वो इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद डीकॉन्जुगेशन हो गया तो एक्टिव फॉर्म में आ गया, तो साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। डिग्रेडेशन हो गया, साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज, देखिए हमने बताया कि डायरेक्ट एक एंजाइम होता है जो कि साइटोकाइनिन को डायरेक्ट डिग्रेड कर सकता है एडेनिन एडेनोसिन में। तो वो क्या होता है, डिग्रेडेशन के थ्रू साइटोकाइनिन को क्या करा जा सकता है, जो भी टिश्यू है उससे कम किया जा सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। फिर ट्रांसपोर्ट करके भी किस पर्टिकुलर टिश्यू में, जैसे सपोज कि रूट में फॉर्मेशन होता है, अब ये शूट पार्ट है तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ये रूट, अगर सपोज इसको हम रूट कंसीडर कर लेंगे और यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन घट गया। तो इस तरीके से क्या है कि ये इसका होम्योस्टेसिस है, किसी भी टिश्यू में किस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है, इसी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस, और साइटोकाइनिन को ऐसे ही मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज होता है जो कि डायरेक्टली साइटोकाइनिन को डिग्रेड कर देता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब सेल डिफरेंशिएशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम बार बार बोल रहे हैं कि साइटोकाइनिन का नाम ही साइटोकाइनेसिस इसलिए रखा गया क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। क्राउन गॉल डिजीज का मतलब कि आप ये समझिए कि प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है, प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। अब सपोज कोई भी, या हम अपनी ही बॉडी की बात करें और हमारी ही बॉडी में अगर कोई ट्यूमर बनता है तो क्या होता है कि हमारी ही बॉडी की सेल्स क्या होती है, रेप्लिकेट करती, कोई बाहर से तो सेल नहीं आती है, हमारी बॉडी की सेल्स कुछ इस तरह से उनमें म्यूटेशन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ गेन ऑफ फंक्शंस होते हैं या लॉस ऑफ फंक्शंस होते हैं, हम आपको सेल बायोलॉजी में बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स हमें मतलब कि एक प्रॉपर वे में नहीं फंक्शन करते, वो क्या करते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगते हैं, तो वो ट्यूमर बन जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर प्लांट में ट्यूमर बन रहा है तो प्लांट की ही सेल्स क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहा है और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ऐसा क्या कर देता है प्लांट में कि प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास एक टीआई प्लाज्मिड होता है, उस टीआई प्लाज्मिड में एक टी डीएनए होता है, ठीक है। उस टी डीएनए में कुछ ऐसे जीन होते हैं, वो जीन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन। तो उस टी डीएनए में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि प्लांट की में सेल डिवीजन को बढ़ाएंगे। अब वो टी डीएनए अगर बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड से प्लांट के डीएनए में इंटीग्रेट करा दे तो प्लांट में वो जीन आ जाएगा। अब प्लांट को सपोज कि एक एग्जाम्पल की साइटोकाइन का कॉन्सेंट्रेशन 1 नैनोग्राम चाहिए था, ठीक है, 1 नैनोग्राम चाहिए था। अब क्या हो रहा है कि साइटोकाइन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा 5 नैनोग्राम बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सेल ग्रोथ तेजी से होगी, मतलब कि सेल डिवाइड तेजी से करेंगे प्लांट की, और प्लांट में बन जाता है ट्यूमर, ठीक। तो इसी को देखिए क्राउन गॉल डिजीज होता है। इसको क्राउन गॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां से देखिए रूट निकल रही है और यहाँ पे स्टेम है, तो उसके बीच के पार्ट को क्राउन कहा जाता है। जब कोई भी प्लांट निकलता है तो ये रूट पार्ट होता है और यहाँ से शूट शुरू होता है। तो जहां दोनों की मीटिंग होती है, मतलब रूट और शूट की, उस पार्ट को कहा जाता है क्राउन। और क्योंकि वो जो ज़्यादातर जो क्राउन मतलब कि जो ट्यूमर कॉज होता है वो इसी पोजिशन पे होता है, इसलिए इसको क्राउन गॉल कहा जाता है। हम आपको एग्रोबैक्टीरियम बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे।
ठीक, तो अब इसके बाद फिर तो जो टी डीएनए है, टी डीएनए में जैसे हमने बताया कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसका जो टी डीएनए होता है उसमें कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि प्लांट में इंटीग्रेट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट में ट्यूमर कॉज होता है। अब वो जीन कौन से होते हैं? वो जीन होते हैं TMS1, TMS2, TMR और नोपालाइन ऑक्टापाइन। ठीक, तो नोपालाइन ऑक्टापाइन को छोड़ दीजिए, ये हम आपको बताएंगे कि ये क्या करते हैं आगे जब हम एग्रोबैक्टीरियम बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए TMS1, TMS2 का काम क्या है। TMS1 जीन का नाम है शूटी ट्यूमर 1, कोड फॉर ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेज। अब आप पढ़ चुके हैं ऑक्सिन, और ऑक्सिन की सिंथेसिस में आपने देखा था कि वहाँ पे एक जब बैक्टीरियल ऑक्सिन सिंथेसिस का पाथवे हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था ट्रिप मोनोऑक्सीजनेज, जो कि क्या करता था, ट्रिप्टोफैन से इंडोल एसिटिक एसिड बनाता था। ठीक है, तो एक जीन ऐसा बैक्टीरिया के पास, हमने आपको वहां ये भी बताया था कि मोर देन 80% बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस द ऑक्सिन। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि एक ऐसा जीन है जो कि जीन ट्रांसफर हो गया प्लांट के पास जो कि इंडोल एसिटिक एसिड ज्यादा बनाएगा। ठीक, फिर TMS2 क्या है, शूटी ट्यूमर 2, कोड फॉर इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज, ये भी इन्वॉल्व होता है ऑक्सिन के फॉर्मेशन में। तो ये दोनों ऑक्सिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। रूटी ट्यूमर 2, कोड फॉर आइसोपेंटेनिल ट्रांस, ये एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है, आइसोपेंटेनिल ट्रांसफेरेज यही एंजाइम है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आइसोपेंटेनिल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये DMAP या ADP से यूज करके आइसो मतलब क्या बना रहा है, जिएटिन के फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन बनाने में हेल्प कर रहा है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, यहाँ भी देखिए ये एंजाइम अगर नहीं होता तो ये सब नहीं बनता। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और इस एंजाइम को कौन कोड कर रहा है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला टी डीएनए में एक जीन है जो कि उसको कोड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टीआई प्लाज्मिड से ये दोनों, ये TMS1, TMS2 और TMR, ये सारे जीन ट्रांसफर होते हैं प्लांट में, तो एक्सेस में क्या बनेगा, ऑक्सिन बनेगा, साइटोकाइनिन बनेगा। और ऐसी केस में क्या होता है, जहां पे ये कोलोनाइज करते हैं बैक्टीरिया वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनिन ज्यादा बन रहा है। किस वजह से बन रहा है कि एक ऑन एवरेज प्लांट में कुछ तो प्लांट में एक एवरेज अमाउंट में कोई चीज की सिंथेसिस होती है, लेकिन जब कोई चीज एक्सेस में होगी तो एक्सेस में साइटोकाइनिन बनने लगता है। एक्सेस में बनने लगता है तो ये बना लेता है, ट्यूमर को कॉज कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि साइटोकाइनिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक डिजीज है, डिजीज में ही देखा गया कि अगर साइटोकाइनिन एक्सेस बनता है तो सेल डिवीजन तेजी से होता है और ये ट्यूमर का फॉर्मेशन। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका इन्वॉल्वमेंट सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन में ये भाई करता क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल के किस प्रोसेस में क्या इसका फंक्शन है कि जो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो हमें पता है कि सेल साइकिल में बेसिकली क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। एक जीवन फेज होता है, जीवन फेज क्या होता है, प्री सिंथेटिक फेज होता है। प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज का मतलब कि सेल अभी रेप्लिकेशन नहीं कर रही है, अभी रेप्लिकेशन से जस्ट पहले की। और दूसरा होता है एस फेज जिसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। तीसरा होता है G2 फेज जो कि पोस्ट सिंथेटिक फेज होती है। और एक चौथा फेज होता है जो कि होता है माइटोटिक फेज या सेल डिवीजन फेज। तो ये सेल साइकिल के फेजेस होते हैं। अब सेल साइकिल के फेजेस में जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि वहां पे इन्वॉल्व होते हैं साइक्लिन और CDKs। जब ये दोनों मिलते हैं कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं और सेल साइकिल को आगे प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स होते हैं, ये CDK काइनेजेस होते हैं, ये साइक्लिन डी प्रोटीन होती है, दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और सेल साइकिल आगे सिंथेसिस फेज में जाती है। तो जब जीवन फेज में होता है तो वहां पे जो साइक्लिन होता है वो साइक्लिन D इन्वॉल्व होता है और CDK4 इन्वॉल्व होता है। अब क्या होता है कि ये दोनों सिंथेसिस होते हैं और जब तक ये दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तब तक ये आगे साइकिल नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, देखिए यहाँ पे ऑक्सिन का भी फंक्शन है क्योंकि ऑक्सिन भी कहीं ना कहीं प्रमोटर हार्मोन की तरह काम करता है और साइटोकाइनिन भी प्रमोटर हार्मोन की तरह। प्रमोटर का मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका पार्टिसिपेशन हो, तो यहाँ पे ऑक्सिन को भी ले लिया गया है। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन क्या करते हैं, ये दोनों मिलके इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करते हैं, एक्यूमुलेट करवाते हैं। किसको, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को।
साइटोकाइनिन प्रमोट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस द G2 to M ट्रांजिशन बाय एक्टिवेटिंग, सॉरी यहाँ पे पढ़ना है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ऑल्सो प्रमोट द एक्यूमुलेशन ऑफ G1 साइक्लिन। G1 साइक्लिन जो ये इस साइक्लिन डी को क्या कहा जाता है, G1 साइक्लिन। इस G1 साइक्लिन को ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कराते हैं। अब ज्यादा G1 साइक्लिन होगा तो फिर वो अपने CDK से बाइंड करेगा और आगे का प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से सेल साइकिल को प्रमोट करने में हेल्प किया पहला फेज, और सिंथेसिस फेज में सेल साइकिल चली जाती है। दूसरा साइटोकाइनिन क्या करता है कि जब हम लोग इस फेज में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग G2 to M फेज में जब जाते हैं, जैसे ये G2 to M फेज ये माइटोसिस फेज है, तो G2 to जब M फेज में जाते हैं तो वहाँ पे साइक्लिन बी और CDK1 का कॉम्प्लेक्स बनता है। साइक्लिन बी और CDK1 का कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके ऊपर लगा होता है फॉस्फेट, और जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है तो इस कंडीशन में ये इनएक्टिव होता है। बस आपको ये याद रखना है कि साइक्लिन बी CDK1 का जब कॉम्प्लेक्स बनता है उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। फॉस्फेट ग्रुप लगे होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होता है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉस्फेटेजेस आए जो कि क्या करे कि इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दे, तब ये एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो क्या होता है कि साइटोकाइनिन डिपेंडेंट फॉस्फेटेजेस एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसमें साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि साइटोकाइनिन डिपेंडेंट फॉस्फेटेज एक्टिव होते हैं, इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देते हैं और ये हो जाता है एक्टिव, और साइकिल कहाँ प्रमोट होती है, G2 to M फेज में चली जाती है, एंटर कर जाती है और माइटोसिस हो जाता है, मतलब सेल डिवाइड कर जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं साइटोकाइनिन प्रमोट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस G2 to M ट्रांजिशन बाय एक्टिवेटिंग फॉस्फेटेजेस दैट रिमूव इनहिबिटरी फॉस्फेट फ्रॉम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा दिया फॉस्फेटेजेस के थ्रू, और फॉस्फेटेजेस किससे एक्टिव हो रहे थे, साइटोकाइनिन से, और इस तरह से फिर ये साइकिल प्रमोट हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइटोकाइनिन बहुत, क्योंकि साइटोकाइनिन कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल साइकिल में आके वो काम कर रहा है। एक जब G1 फेज में है तो वहां पे एक्यूमुलेशन करवा रहा है साइक्लिन डी का, और जब G2 to M फेज में साइकिल जा रही तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि एक्टिव करा रहा है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को। तो इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसको बार बार बोला जाता है कि साइटोकाइनिन क्या है, सेल डिवीजन इसका मेजर फंक्शन है। सेल डिवीजन इसका मेजर फंक्शन है क्योंकि ये डायरेक्टली सेल साइकिल में इन्वॉल्व होकर सेल साइकिल को प्रमोट कराता है।